हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू ओ लेट्स लर्न विद गुरुआ गर्ल्स। आई होप आप मस्त होंगे, अपने पढ़ने में व्यस्त होंगी। ठीक है, तो मैं आज आपको प्राचीन इतिहास का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वो पढ़ाऊंगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, जैसे यूपीएससी, नेट, जीआरएफ में, हिस्ट्री में, तो आपके लिए कक्षा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू से एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इतिहास शब्द है वो कहाँ से आया। तो देखो, इतिहास का जो शब्द है, इतिहास शब्द वो हिस्टोरिया से लिया गया है। यूनान का एक शब्द है हिस्टोरिया, उससे लिया गया है। और ये अगर इसके पिता की बात करें तो हेरोडोटस थे। ये तो हो गया समाज से जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। और सेकंड बात ये कि जो इतिहास है वो को जो विद्वानों ने, इतिहास ज्ञाताओं ने इसको बांटा था, वो 3 कालखंडों में बांटा था। अब देखो, इतिहास को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इतिहास को बांटने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि एक बड़े स्तर पर जब आमूल परिवर्तन होते हैं तो उन्होंने ये कह दिया कि प्राचीन हो गया, ये मध्य हो गया और ये आधुनिक हो गया। और हो सकता है कि जब आज हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी इतिहास को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इतिहास को बांटने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि एक बड़े स्तर पर जब आमूल परिवर्तन होते हैं तो उन्होंने ये कह दिया कि प्राचीन हो गया, ये मध्य हो गया और ये आधुनिक हो गया। और हो सकता है कि जब आज हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी आप देख रहे हो दिनों दिन प्रगति हो रही है, वैज्ञानिक युग आ रहा है, तो इसको भी एक नए युग में बदल दिया जाएगा। मतलब आधुनिक इतिहास रहेगा, उसका एक नया रूप और आ जाएगा। आधुनिक इतिहास के बाद एक नया युग हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक क्रांतिकारी युग होगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसके नाम से को जानना जरूरी है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो देखो, सामान्य सी बात है कि जो कोई भी जो सभ्यता थी वो किसी न किसी नदी के किनारे पनपी। तो ओबियसली ये सिंधु घाटी है सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। और जो घाटी है, वो घाटी जो यहाँ से नदी बहती है, वो स्थान थोड़ा गहरा होता है तो उसे घाटी कहते हैं। और सभ्यता की हम बात करें तो सभ्यता जो होती है वो उनका एक अपना अलग सोशलाइजेशन था, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक जीवन था। इसी कारण वहां के लोग सभ्य रहे होंगे। सभ्यता तो कहना लाजमी है, ठीक है। तो आइए स्थिति, सबसे पहले देखो स्थिति की बात करें हम। स्थिति, सबसे पहले स्थिति ये पश्चिमोत्तर भारत में त्रिभुजाकार में विस्तृत थी। मतलब पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का जो एरिया था वहां तक विस्तृत थी। सोचो कितनी बड़ी होगी। इतिहास अपने आप में ही बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसमें हमें नए नए तथ्य खोजबीन करने का मौका मिलता है। आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, जानकारी मतलब अच्छी लगती है। ऐसे स्थिति हो गई पश्चिमोत्तर भारत, मतलब पश्चिम और उत्तर के भारत में फैली हुई थी और त्रिभुजाकार ट्रायंगल के रूप में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। देखो मैंने कहा ट्रायंगल के रूप में फैली हुई थी, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। देखो नॉर्थ में कौन सा राज्य आता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नदी चिनाब नदी हो गई। अखनूर के निकट मांडा, यहाँ देखो मांडा है, स्थान है। अखनूर यहाँ प्रसिद्ध ये जिला है, शायद कोई जगह है। अखनूर के निकट मांडा तक फैली हुई थी, ठीक है। और देखो हिंडन नदी आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये पूर्व में हिंडन नदी आलमगीर यूपी तक फैली हुई थी, ठीक है। और देखो साउथ में मतलब दक्षिण में गोदावरी नदी और देमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, ये आपको याद रखना है। दास्कर नदी, अब देखो पश्चिम में दास्कर नदी सुत कांगड़े बलूचिस्तान। देखो कहां तक बलूचिस्तान, मैंने कहा ना आपको शुरुआत में, जो पश्चिमोत्तर भारत में फैली हुई थी, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, ठीक है। ये देखो क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर,
क्षेत्रफल देखो 20 से कई जगह आपको 22 भी मिल जाएगा, लेकिन 20-22 चलता है, 20 ऑथेंटिक है एक सोर्स। ठीक है, तो अब देखो क्षेत्रफल की बात हो गई हमारे। अब देखो 1400 और 1600 किलोमीटर ये क्या है, मैंने 20 लाख तो वर्ग क्षेत्र किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई थी। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई को डिवाइड किया गया है आगे। ठीक है, देखो ये लंबाई होगी 1400 किलोमीटर है यहाँ पे, और जो चौड़ाई है ये ज्यादा है 1600 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, हो गई। देखो सिंधु, यहाँ पे लिखा मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। क्वेश्चन आपके, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। हमें हमारा टॉपिक है ना वो क्लियर होना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा हम आंसर टिक कर दे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, आपको समझ आया। आगे मैंने यहाँ पर बताया उत्तर से दक्षिण। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। ये देखो चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, तटीय सीमा, कोस्ट सीमा की बात करें तो 1300 किलोमीटर है, मतलब तटीय लंबाई जल से घिरा हुआ। ठीक है, बाद में बात करते हैं खोज एवं खननकर्ता की। सबसे पहले जो 1826 में चार्ल्स मैनसन थे, उनको पता चल गया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी सभ्यता है, और टीले वगैरह की उसने खोज की थी, और कुछ ईंटें भी प्राप्त की थी उसने। लेकिन भाई अंग्रेज है, वो क्यों बताएंगे कि यहाँ पे इंडिया में इतनी बड़ी कोई सभ्यता भी है मौजूद, क्योंकि कोई भी देखो अंग्रेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भारत के बारे में किसी को पता चले कि यहाँ पे इतनी बड़ी चीजें हैं, यहाँ पे इतना बड़ा सभ्यता संस्कृति है। तो उसने कुछ किया नहीं, तो बाद में इसका नाम खोज तो की थी इसने, लेकिन मतलब इसको विकसित नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने भारतीय सर्वेक्षण एवं विभाग के निर्देशन पर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। अब देखो 1921 में इसने कुछ नहीं किया, ये जो चार्ल्स मैनसन था उसने कुछ नहीं किया, इसने छोड़ दिया, इसे हड़प्पा के टीले की खोज कर दी, उल्टे भी प्राप्त कर लिए, इसने आगे जानकारी नहीं दी। सही है, 1921 में दयाराम साहनी ने, अब देखो अब खोजकर्ता की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी, आप सभी पढ़ते हैं कि हड़प्पा के टीले की खोज किसने की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने किसके निर्देशन पर, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग, जिसके अध्यक्ष थे, कहाँ गए ये, जॉन मार्शल जी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में इसने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ठीक है, इस समय भारतीय एवं सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष था वो था जॉन मार्शल, और इसके मतलब मार्गदर्शन में 1921 में दयाराम साहनी ने की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी, अब देखो महत्वपूर्ण पॉइंट में, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नामकरण की बात करें तो नामकरण में देखो कितने नाम है। सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता ही है, मैंने बताया कि कोई न जो सभ्यता थी वो किसी न किसी नदी के किनारे पनपी, तो उस नदी के नाम पर उसका नाम हो गया। ठीक है, नामकरण। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, मैंने आपको यहीं पे बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये हड़प्पा बहुत ही विकसित था। ठीक है, सरस्वती सभ्यता, आप बताओ क्यों कहते हैं सरस्वती सभ्यता, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी है, इससे भी प्राचीन यहाँ पे सरस्वती सभ्यता के, सरस्वती नदी के प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि आपको पता है वेदों में भी, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की जानकारी मिलते हैं, जिसे हम वर्तमान में घग्गर कहते हैं। ठीक है, जो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में बहती है और पाकिस्तान तक जाती है। आपको पता है पाकिस्तान में से हकरा कहते हैं, वर्तमान में भी ये विषय बनी हुई है, बाढ़ आ गई है वहां पर पाकिस्तान में भी। तो देखो सरस्वती नदी है वो सिंधु नदी से भी प्राचीन है, इसीलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के बीच से होकर बहती थी। सिंधु और
गंगा नदी के बीच से होकर ये हमारी सरस्वती नदी बहती थी, तो इसी सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, मतलब इससे भी ये प्राचीन, इसीलिए नामकरण में आ गया इसका। और प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी, जिसके कारण से प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कांस्य के प्रमाण मिले हैं, कांस्य की धातु मिली है, मुहरें मिली है, तो इसी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहना लाजमी। तो देखो देखो अब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो अचानक यहाँ पे मान लो भूकंप, बाढ़, भूकंप आ जाए, बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, तो अब देखो मैंने यहाँ पे चीजें सेट की हुई है, तो अचानक ही मान लो भूकंप आ गया, दब गए हम, सब कुछ नष्ट हो गया, तो मान लो कई 4 साल बाद में इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ पे प्रमाण मिलेंगे। मान लो हमारे बाद में एक नई सभ्यता आ जाएगी, नई मतलब लोग या जीव आ जाएंगे, कई हजार साल की मैं कल्पना कर रही हूँ, आप भी कल्पना कीजिए, अज्यूम कीजिए कि मान लो कई हजार वर्ष बाद में अगर हमारे बाद में कोई इंसान आए या फिर जीव कोई भी आए, बाद में वो अगर यहाँ पे खुदाई करते हैं तो वो ये कहेंगे कि हाँ देखो यहाँ पे मोबाइल मिला है, स्टैंड मिला है, जो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, यानी कि यहाँ इस टाइम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, वो कल्पना करेंगे जैसे हम कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य के प्रमाण मिले हैं, तो हम कहते हैं कि कांस्य की प्रधानता मिले, तो यानी कि कांस्य रहा होगा, कांस्य की धातु मोहरे वगैरह ये प्रयोग करते होंगे। तो यही बात है कि आज के संदर्भ में हम लेते हैं कि मान लो अब कुछ भूकंप वगैरह आ गया, हम नष्ट हो गए और कई हजार वर्ष बाद में कोई नई लोग आएंगे या फिर कुछ जीव आएंगे, तो वो कहेंगे देखो यहाँ, वो खुदाई करेंगे तो देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सामान आपको पता है मिलेंगे, कांच मिल जाएगा, तो यानी कि वो कल्पना करेंगे कि हाँ यहाँ पे ये यहाँ के लोग ये इस्तेमाल करते थे, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें इस्तेमाल करते थे वगैरह वगैरह। ये मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी सी नॉर्मल सी स्टोरी, ठीक है। तो देखो आगे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, तो देखो किस अपन हिस्ट्री में इतिहास में पढ़ते हैं कि उस राजा के समकालीन ये राजा रहा होगा, ये राजा था, तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब ये तो है नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ही थी, और भी तो सभ्यता रही होगी, चीन की, मिस्र की, बेबीलोन सभ्यता ये भी तो थी उस टाइम में। बड़ी बड़ी सभ्यता की बात करें, देखिए चीन की, मिस्र की और ये बेबीलोन सभ्यता आपने नाम सुना होगा, तो ये उस टाइम में बड़ी बड़ी सभ्यता विद्यमान थी, ठीक है। तो देखो सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता में मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता, इससे एक ही नाम है, मेसोपोटामिया बोल रही है, सुमेरियन सभ्यता। दूसरी है, एक थी मिस्र या नील घाटी सभ्यता, ठीक है। मिस्र आपको पता है इजिप्ट बोलते हैं जिसे, इजिप्ट या मिस्र, यहाँ पे नील नदी है यहाँ पर, तो मैंने बताया आपको कोई भी सभ्यता हो वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे, नदी के किनारे पर भी, ठीक है। तो ये देखो ये दो इसकी समकालीन रही है, ठीक है। और देखो आगे फिर विकास की बात, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति में देखो 3 मत चलते हैं अपनी। सबसे पहले मेसोपोटामिया, यहाँ पे आया ना मेसोपोटामिया, कुछ लोग मतलब इतिहासकार मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया से हुई है, मतलब ये विदेशी मत है। सब इतिहासकारों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि हाँ ये मेसोपोटामिया से विकसित हुई है, ये विदेशी मत है, आपको ध्यान में रखना। ईरान और बलूचिस्तान, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका जो विकास हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई है वो ईरानी बलूचिस्तान से हुई है, ठीक है। तीसरी भारत की चौथी सभ्यता, एक और सबने अपने अपने मत दे दी, एक किसी ने ये दिया है कि इसकी उत्पत्ति भारत की जो चौथी सभ्यता है उससे हुई है, ठीक है। ये तो आ गए इसकी उत्पत्ति के संबंध में सभी के मत। अब देखो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया, तुलना की है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया, क्योंकि ये समकालीन में रही है तो इसकी तुलना करना जाहिर सी बात है। तो देखो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें
तो उच्च स्तरीय नगर नियोजन, ठीक है, उच्च स्तर का नगर नियोजन है, मतलब कोई भी नगरों में लोग जो आज हम देखते हैं वैसी व्यवस्था कई हजार करोड़ साल पहले थी। तो सोचो हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, सोचकर बहुत अच्छा लगता है। देखो सबसे पहले उच्च स्तरीय नगर नियोजन, ठीक है, नगरीय सभ्यता, इसीलिए देखो उच्च स्तरीय नगर नियोजन था तो इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। उच्चतम जल निकासी, कितना अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम, देखो आज इतना नहीं है जितना पहले हजारों वर्ष साल पहले था, ठीक है। अर्ध, इसमें देखो मेसोपोटामिया में क्या है, अर्धनगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता, देखो यहाँ पे उच्च स्तरीय नगर नियोजन था लेकिन इसमें अर्धनगरीय सभ्यता थी। ऐसे समझो जैसे नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तो यहाँ नगर निगम था लेकिन यहाँ पर नगर परिषद था, ये से समझ लो आप। नगरों के साथ ग्राम भी थे इसीलिए अर्धनगरीय थी, यहाँ पर तो ओनली नगर नगर थे लेकिन यहाँ पर नगरों के साथ साथ ग्राम भी थे इसीलिए अर्धनगरीय कहा गया इसे। और जल निकासी की व्यवस्था, न्यूनतम जल निकासी की व्यवस्था, यहाँ पे इतनी अच्छी इससे अच्छी नहीं थी, ठीक है, ये न्यूनतम जल निकासी की व्यवस्था थी। देखो मापतोल में एक रूपता थी, जो बाट वगैरह थे उनमें एक रूपता थी, मापतोल इतनी कई मतलब चीजें इस्तेमाल में ली जाती थी, यहाँ मापतोल में एक रूपता नहीं थी, ठीक है, ये आप याद रखना। लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्रों के जरिए है वो मतलब अक्षर को, वर्ड को लिखा जाता था, मतलब चित्र के जरिए। आज तो हम ऐसे लिख रहे थे लेकिन उसमें कुछ चित्र बने हुए होते थे, उन चित्रों के द्वारा चित्रों से पढ़ा जाता था कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, चित्र बनी हुई थी, लिपि चित्रात्मक थी, इसमें लिपि कीलनुमा थी। देखो इसमें कीलनुमा लिपि थी, मतलब कील से समझो, कील मतलब कीलनुमा थी, ये इतना याद रखो बहुत है। मोहरे वर्गाकार थी, इसमें मोहरे वर्गाकार नहीं थे, जो मोहरे थी वो वर्गाकार थी, इसमें नहीं थी, तो ये तो हो गया कंपैरिजन, ठीक है। तो इसके आगे का जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, ठीक है, बाय बाय।